नमस्ते। बहुत दिनों से एआई पीजीईटी के एस्पिरेंट्स जिस डेट की राह देख रहे थे वो डेट रिलीज हो चुकी है। एआई पीजीईटी के एग्जामिनेशन कौन से दिन होने वाली है इसके बारे में अभी अभी नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। इस वीडियो के अंतर्गत हम एआई पीजीईटी एग्जाम कौन से दिन होने वाली है, एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट कब है, एंड डेट कब है, एग्जामिनेशन की फीस क्या है, कैटेगरी वाइज फीस क्या है, इसके बाद में आपका इंटर्नशिप कब तक कंप्लीट होना जरूरी है, ये सारे डिटेल पॉइंट जो है वो हम इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डेट्स क्या है। तो एप्लीकेशन स्टार्ट कब होने वाला है। तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। एप्लीकेशन 10 जुलाई 2026 को सबमिट करना स्टार्ट हो चुका है। और इसका लास्ट डेट क्या है, आप कितने तारीख तक एप्लीकेशन भर सकते हो। तो 30 जुलाई 2026 तक आप एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हो। और एप्लीकेशन की फीस जो है वो आप 30 जुलाई 2026 के 12 बजे तक आप वो फीस जो है पे कर सकते हो। लेकिन अगर एप्लीकेशन में कुछ गलती आपकी, आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपने गलत किया है, तो आपको करेक्शन विंडो ओपन कर दी गई है। 1 और 2 तारीख को, 1 अगस्त से 2 अगस्त तक आप करेक्ट कर सकते हो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को। ये चीज याद रखिए। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाला है, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाली है ये। डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या है, तो 22 अगस्त 2026 शनिवार के दिन आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है। आपका एग्जाम सेंटर क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें आगे जाके एडमिट कार्ड में आने वाली है। आपके आंसर कीज, रिजल्ट्स वगैरह ये सारे बाद में वेबसाइट के ऊपर आने वाला है। अभी फीस देख लेते हैं। फीस पेएबल फॉर एआई पीजीटी 2026। तो जनरल कैटेगरी से अगर कोई बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, तो उनके लिए 2700 रुपये है। जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी विथ एनसीएल, नॉन क्रिमिनल, इनके लिए फीस जो है वो 2450 है। SC ST, इसके बाद में PWBD या फिर थर्ड जेंडर के लिए फीस जो है वो 1800 रुपये रखी गई है। तो 2700, 2450 और 1800 ये फीस है। इसके साथ साथ और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, जैसे कि जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने वाले हो, फॉर्म फिलअप करने का स्टार्ट करने वाले हो, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो है वो जो सही है, जिसका पासवर्ड आपको पता है, जो अभी अच्छे से वर्क कर रहा है, वही मोबाइल नंबर और वही ईमेल एड्रेस वहाँ पे डालना है। क्योंकि ये जो ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जो है, इस पे ही एनटीए जो है वो सारे जो आपके और एनटीए के बीच में जो भी सारे कम्युनिकेशन होने वाले हैं, वो सारे के सारे कम्युनिकेशन आपके ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर पे ही होने वाले हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान देकर वहाँ पे आपका नंबर और ईमेल आईडी डालना है। अगर आप वहाँ पे गलत कुछ कर देते हो, तो अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन एनटीए को प्रोवाइड करनी है वो आपके तरफ पहुंचेगी नहीं। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अच्छे से ध्यान देकर आपको डालना है। इसके बाद में बताया गया है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंश्योर दैट द नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटोग्राफ इन आधार कार्ड आर अपडेटेड। मतलब कभी कभी हमने आधार कार्ड निकाला होता है 10वीं कक्षा में, और अभी हम पढ़ रहे हैं इंटर्नशिप, तो 10वीं कक्षा का अपना फोटो और इंटर्नशिप का अपना फोटो, जमीन आसमान का वहाँ पे डिफरेंस हो जाता है। तो इन्होंने यहाँ पे क्लियरली बता दिया है कि आधार कार्ड का फोटो आपका अपडेटेड होना जरूरी है। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले आप आधार कार्ड का फोटो अगर अच्छे से अपडेट कर देते हो, तो एग्जाम में जब हॉल टिकट और आधार कार्ड लेके जाओगे तब वहां पे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये चीज आप पहले करवा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अभी ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्टर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेशन एप्लीकेशन नंबर। तो इसमें क्या करना है आपको एग्जैक्टली तो आप देख सकते हो। सबसे पहले इस प्रकार की एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जाके आपको अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर एआई पीजीटी 2026, फिर जाके इस प्रकार की एक बड़ी विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना है क्लिक। फिर जाके व्यक्तिगत विवरण, पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है। कैंडिडेट नेम, गार्डियन नेम, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, ये सारी चीजें फिलअप करनी है। आपको आपका पासवर्ड चूज करना है, कैप्चा डालना है और सबमिट करना है। इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड जो है वो अच्छी तरीके से याद रखने की जरूरत है, क्योंकि इसके बाद में ही आप आगे की जो स्टेप है उसमें अप्लाई कर पाओगे। तो आपने सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है, यहाँ पे आपने रजिस्टर कर दिया है। रजिस्टर होने के बाद में आपको सेकंड स्टेप आ जाती है। तो कैंडिडेट कैन लॉग इन with the system generated application number and pre-created password for completing the application form। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको ये जो पासवर्ड है वो इम्पोर्टेंट है।
अभी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले हो, उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको पर्सनल डिटेल्स आपके फिलअप करने हैं। इसके बाद में आप कौन से एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको क्लिक करना है। एग्जामिनेशन सिटीज, आपको कौन सा सेंटर चाहिए, इसमें 4 ऑप्शंस आपको देने हैं, वो हम आगे देखने ही वाले हैं। आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है वो वहाँ पे आपको फिलअप करने हैं। इसके बाद में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ पे अपलोड करने हैं। और आपको आपका लाइव फोटोग्राफ एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपको वहाँ पे खिंचवाना है। या फिर अगर आपको लाइव फोटोग्राफ नहीं देना है तो उन्होंने कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स दिए है, उसके अनुसार ही आपको आपका फोटोग्राफ जो है वो वहाँ पे अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं। और कोई पर्सन विथ डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे प्रोवाइड करना है। और फोटोग्राफ के बारे में जो चीज़ उन्होंने बताई है कि रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शुड बी इन कलर विथ 80% फेस विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड, मतलब पीछे वाइट बैकग्राउंड हो ऐसा ही फोटोग्राफ देना है। और फोटोग्राफ में आपका चेहरा जो है वो 80% विजिबल होना चाहिए और उसमें आपके कान आने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए। सिग्नेचर जो आप वहाँ पे अपलोड करने वाले हो वो 10 KB से लेके 30 KB तक ही होनी चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद में आपका स्टेप 1 खत्म हो गया, स्टेप 2 खत्म हो गया, अभी स्टेप 3 आ जाती है। वहां पे आपको पैसे भरने हैं। 2700 रुपये फॉर जनरल कैटेगरी, 2450 फॉर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, और SC ST PWD के लिए 1800 रुपये आपको पे करने हैं। वो आप कैसे पे कर सकते हो, तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई से आप ये फीस जो है वो वहां पे फिलअप कर सकते हो। अभी पासवर्ड के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। जो नॉर्मली हम फेसबुक इंस्टाग्राम के लिए जिस प्रकार से पासवर्ड रखते हैं या फिर ऑनलाइन बैंकिंग के लिए जिस प्रकार से पासवर्ड रखते हैं, इसी प्रकार से ये इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिए हैं। जिसमें स्पेशल कैरेक्टर होना जरूरी है, न्यूमेरिकल वैल्यू होने की जरूरत है, लोअर केस अल्फाबेट अपर केस अल्फाबेट वहाँ पे होने की जरूरत है। और पासवर्ड जो है वो 8 से लेके 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। ये जनरल हम जो डे टू डे लाइफ में हर एक हमारा जो सोशल मीडिया का पेज होता है उसमें हम जिस प्रकार का पासवर्ड रखते हैं, इसी प्रकार से आपको पासवर्ड वहाँ पे रखने के बारे में उन्होंने इन्फॉर्म किया है। इंपॉर्टेंट ये चीज़ें। इसके बाद में देखिए एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट बताई गई है जो कि इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे कहा गया है कि एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन डाउनलोडेड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट ड्यूली फील्ड इन। एग्जाम के वक्त आपको याद रखना है कि एग्जामिनेशन वैल्यू के यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड विद सेल्फ डिक्लेरेशन ये लेके जाना है वहाँ पे। इसके साथ साथ एनी वन ऑफ द ऑथोराइज फोटो आईडीज, मतलब ऑथोराइज फोटो आईडी आपका आधार कार्ड हो जाएगा या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा, वोटर आईडी हो जाएगा, पासपोर्ट हो जाएगा, ये आपको वहाँ पे लेके जाना है। कुछ भी एक वोटर आईडी आप लेके जा सकते हो, कोई भी आईडी आप वहाँ पे लेके जा सकते हो। इसके साथ साथ आप एग्जामिनेशन हॉल में सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पेन लेके जा सकते हो। एडिशनल फोटोग्राफ आपको लेके जाना है आपका रिसेंट, वो आपको अटेंडेंस शीट के ऊपर पेस्ट करना होता है तो आपको लेके जाना है। और अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो आपको स्पेसिफिकली UDID जो ऑथराइज मेडिकल ऑफिसर के द्वारा इशू किया जाता है वो आपको लेके जाना होता है। इसके बाद में अगर प्यास ज़्यादा लगती है तो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप लेके जा सकते हो। डायबिटीज़ का कोई पेशेंट है तो वो शुगर टैबलेट और फ्रूट साथ में रख सकता है। ये बस आपको याद रखना है। अभी क्या क्या नहीं लेके जाना है तो इसकी बड़ी लंबी लिस्ट दी गई है, वो आप इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो। बाकी आगे NTA क्या है, NCSM क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है जो आप डिटेल में पढ़ सकते हो। लेकिन AIA PGT 2026 एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, तो इसमें याद रखना कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन CBT है। ड्यूरेशन कितना है, तो 120 मिनट मतलब 2 घंटे है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल क्वेश्चन 120 रहेंगे। मैक्सिमम मार्क 480 रहेंगे। अगर आपका सही आंसर है तो आपको 4 मार्क मिलेंगे। अगर आपने गलत आंसर मार्क किया है तो आपका -1 हो जाएगा। और अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो आपको ना -1 होगा ना +4 होगा, आपको 0 मार्क्स लेंगे अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आयुर्वेद के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों भी रखा गया है। सिलेबस क्या है, तो NCSM का जो फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक का सिलेबस होता है वो पूरा सिलेबस है, वो आप NCSM की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। अभी मार्किंग स्कीम क्या है, तो ईच क्वेश्चन क्या इज 4 मार्क। करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क मिलेगा, इनकरेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे याद रखिए, एग्जाम में जब भी आप पेपर सॉल्व करते हो तो ये चीज ध्यान देखिए कि आफ्टर द प्रोसेस ऑफ चैलेंजेस of the answer key, in case there are multiple correct option or change in key, only those candidate who have attempted the question correctly as per the revised answer key will be awarded mark। मतलब क्या है, इन शॉर्ट एक क्वेश्चन है जिसके 2 आंसर है, आपको भी समझ में आ रहा है कि इसके 2 आंसर है और आपने दोनों में से एक कुछ तो भी क्लिक किया है, भले ही आंसर की में उन्होंने दूसरा सही दिया है,
लेकिन दो अगर आंसर है उसमें से एक आपने सही मार्क किया है तो आपको मार्क मिलेगा, लेकिन दो आंसर है इसलिए अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो आपको मार्क नहीं मिलने वाला है, ये चीज याद रखिए। और दूसरी जगह पे उन्होंने कहा है कि इन केस अ क्वेश्चन इज ड्रॉप, अगर एनटीए को लग रहा है कि ये क्वेश्चन ही गलत है और उन्होंने वो क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया, वो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया हो, अटेम्प्ट किया हो या फिर नहीं किया हो, आपको उसके मार्क मिलने वाले हैं। पहली कंडीशन उन्होंने वहां पे बता दी है कि अगर आपने क्वेश्चन का आंसर मार्क किया है और वहां पे दो सही आंसर है, तो आपको दोनों में से एक सही आंसर अगर आपने मार्क किया है तो आपको उसका मार्क मिलेगा, लेकिन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो आपको मार्क नहीं मिलेगा। दूसरी कंडीशन है कि अगर एनटीए की तरफ से क्वेश्चन ही खारिज हो जाता है तो सभी को मार्क्स मिलने वाले हैं। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है। और एक लास्ट पॉइंट उन्होंने बताया है, कभी कभी ऐसा होता है कि इंग्लिश में क्वेश्चन अलग पूछा जाता है और हिंदी में क्वेश्चन अलग पूछा जाता है, तो ऐसे वक्त में आपको याद रखना है कि इंग्लिश वर्जन में जो क्वेश्चन पूछा गया है वही फाइनल है, वही सही क्वेश्चन है। ये बेसिक चीजें आपको एग्जाम पेपर सॉल्व करने से पहले पता रखने की जरूरत है। अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो बीए में सबका कंप्लीट होना जरूरी है। इसके साथ साथ यहाँ पे बताया गया है कि द कट ऑफ डेट फॉर कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप टुवर्ड्स डिटर्मिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग इन एआई पीजीटी 2026 शैल बी 31 अगस्त 2026, मतलब 31 अगस्त 2026 तक आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होना जरूरी है। यहाँ पे भले ही यहाँ पे 31 अगस्त 2026 बताया गया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एनसीएसएम की तरफ उनका एप्लीकेशन दिया है। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स है जिसमें बहुत सारे संस्थाओं ने, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस ने एनसीआईएसएम की तरफ उनका एप्लीकेशन अर्जी दाखिल की है। हो सकता है इसमें डेट एक्सटेंड हो। वही यहाँ पे बताया गया कि सच अ डेट एज मे बी नोटिफाइड बाय एनसीआईएसएम एनसीएच फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब इसमें चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे श्योरली गारंटेड बोल नहीं सकते कि इसमें चेंजेस होगा ही। लेकिन एप्लीकेशन बहुत सारे लोगों ने किया है, अर्जी बहुत सारे लोगों ने डाली है, उस पे सही विचार अगर होता है तो ये डेट बढ़नी चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे कमिट नहीं करेंगे। आज इस नोटिफिकेशन में जो बताया है उसके अनुसार 31 अगस्त 2026 तक आपके इंटर्नशिप कंप्लीटेड है तो आप एलिजिबल है। इसमें चेंजेस होने की संभावना भी है। इसके साथ साथ एक चीज आपको याद रखनी है कि नॉन क्रीमिलियर के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके पास नॉन क्रीमिलियर होना जरूरी है। और ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन रखा गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन है, एससी कैटेगरी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5% और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 5% यहाँ पे रिजर्वेशन रखा गया है। ये रिजर्वेशन सिस्टम्स आपको समझ लेनी है, पता रखनी है। इसके बाद में चॉइस ऑफ सिटीज, आपको टोटल बहुत सारे सिटीज रहेंगी अलग अलग स्टेट्स में, उसमें से आपको 4 सिटीज चूज करनी है। उसमें से ही एक सेंटर देने की कोशिश जो है एनटीए करेगा, लेकिन अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपको इन 4 सिटीज के अलावा भी एक सेंटर आ सकता है, यही यहाँ पे एनटीए ने मेंशन किया है। इसके बाद में बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन आपको क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीज़ें आपको रेडी रखनी है, तो वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर आपको पता रखने की जरूरत है, या फिर आप अगर कोई अलग गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी प्रूफ यूज करने वाले हैं तो उसका नंबर आपको पता रखने की जरूरत है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको याद रखनी है, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास रखना है, सिग्नेचर आपकी उसका फोटो आपके पास रखना है, पर्सन विद डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट रखना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई पेमेंट के लिए आपको आपके साथ रखना है, और आपके 4 सिटीज का चॉइस जो है आपको पहले ही करके रखना है, फिर जाके आपको फॉर्म फिलअप करना है। अभी आधार ऑथेंटिफिकेशन के बारे में बताया गया कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू इंश्योर दैट देयर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटोग्राफ इन आधार आर अपडेटेड एंड मैच द पर्टिकुलर्स एंटर्ड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। लाइव फोटोग्राफ कैप्चर के बारे में बताया गया है, ये हमने पहले ही देख लिया है। इसके बाद में डॉक्यूमेंट के साइज कितने होने चाहिए, यहाँ पे डिटेल बताया गया है कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो 10 से 200 केबी तक होना चाहिए, सिग्नेचर 30 केबी तक, आइडेंटिटी प्रूफ जो है 200 केबी तक होना चाहिए, और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जो सर्टिफिकेट रहेगा वो 300 केबी तक ही होना चाहिए। स्टेप्स भी हमने पहले ही देख लिए है। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है, कीप योर आधार डिटेल अपडेटेड बिफोर रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अभी एडमिट कार्ड में बताया गया कि कैंडिडेट मस्ट डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट। आपको कोई भी एडमिट कार्ड कुरियर से नहीं आने वाला है, आपको वेबसाइट से ही इसको डाउनलोड करना है, ये चीज़ आपको याद रखने की जरूरत है। और in case a candidate is unable to download the admit card or notices any discrepancy
इन पर्टिकुलर्स फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर ही शी शुड इमीडिएटली कॉन्टैक्ट एनटीए। यहाँ पे उनकी हेल्पलाइन दी है, आप वहाँ पे जाके उनको कांटेक्ट कर सकते हो। ये चीज़ याद रखिए आप। इसके बाद में वन ओरिजिनल वैलिड एंड नॉन एक्सपायर्ड गवर्नमेंट फोटो आइडेंटिटी प्रूफ सच एज आधार कार्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको साथ में रखनी है, ये बताया गया है। आपको क्या क्या चीज़ें प्रोहिबिटेड है एग्जाम हॉल में, ये भी यहाँ पे फिर से बताया गया है, वो फिर से जानकारी लेने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनेशन इंटीग्रिटी, आपको कोई भी वहाँ पे गलत काम करते हुए पकड़ा गया तो आपके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, फॉर्जरी का एक्शन भी वहाँ पे आपके ऊपर हो सकता है, वही यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। डिस्प्ले ऑफ recorded responses and question paper prior to declaration of result. NTA will display the recorded responses and the question paper attended by candidate। मतलब आपने क्या क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, आपने क्या आंसर लिखे हैं और सही आंसर क्या था, वो सारे डिस्प्ले जो है वो एनटीए करने वाला है। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट है, आपको लग रहा है कि ये आंसर सही नहीं है, तो आप 200 रुपये फीस पे करके चैलेंज कर सकते हो। ये 200 रुपये जो है वो नॉन रिफंडेबल रहने वाले हैं। और कितने दिनों तक आप ये चैलेंज कर सकते हो, तो 2 से 3 दिनों तक आपको वहाँ पे पीरियड दिया जाएगा और उसमें आप क्वेश्चन या फिर आंसर को चैलेंज कर सकते हो। और यहाँ पे कोई भी रीचेकिंग, री एवेल्युएशन और रीटोटलिंग जैसे कोई भी चीज नहीं होने वाली है। बस आपका ग्रीवियंस ग्रीवियंस रिड्रेसल होने वाला है। ये चीज आपको याद रखने की जरूरत है। अभी फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको कुछ कुछ डिफिकल्टीज आ रही है, वो क्या क्या है वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो एआई पीजीटी फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं, तो उसमें आपको 10th का सर्टिफिकेट लगने वाला है, 12th का सर्टिफिकेट लगने वाला है, बीएमएस की मार्कशीट लगने वाली है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर की, कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है और आधार कार्ड आपको लगने वाला है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ रखने हैं। अभी एआई पीजीटी फॉर्म भरते समय अगर आपका 10th सर्टिफिकेट का नेम और आधार कार्ड का नेम मैच नहीं होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है क्या, तो ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर उसमें कुछ डिस्पैरिटी है तो फिर भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। इसके बाद में अगर आपने 10 जुलाई को ही एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है और उसमें फॉर्म भरते समय आपने पूरे बीएमएस मार्क्स ऐड करने चाहिए या फिर सिर्फ फाइनल ईयर के मार्क ऐड करने चाहिए, तो उसमें सही प्रोसीजर ये है कि 4 साल या फिर 3 साल के जो बीएमएस के कोर्सेस आपने किए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, वो तीनों मार्क्स आपको ऐड करने हैं। इसका रीटोटलिंग, उसका टोटलिंग करना है, उसको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है और उसके बाद में जो परसेंटेज आने वाले हैं वही आपको वहां पे डालने हैं। अगर ओनली फाइनल ईयर के मार्क्स आपने ऐड किए हैं तो क्या करना है अभी आपको, तो आपको 1 और 2 अगस्त को जो मैंने आपको बताया कि वहां पे जाके आप उसको थोड़े चेंजेस अगर आपको करने हैं तो करेक्शन विंडो ओपन होने वाली है, वहां पे आप चेंजेस कर सकते हो। लेकिन याद रखिए, अगर आपने 3 ईयर्स का बीएमएस किया है तो तीनों साल का इकट्ठा मार्क वहां पे डालने हैं। 4 साल का अगर आपका बीएमएस है 4 ईयर का, तो वो इकट्ठा मार्क वहां पे आपको फिलअप करने हैं। इसके बाद में एआई पीजीटी में टाई ब्रेकिंग कैसे होता है, मतलब आपको भी 360 मार्क मिले हैं, आपके दोस्त को भी 360 मार्क मिले 420 में से, तो उसमें आपके दोस्त का रैंक आगे रहेगा या आपका रैंक आगे रहेगा, तो उसके लिए बताया गया है कि एआई पीजीटी में दो स्टूडेंट्स को अगर सेम मार्क्स होते हैं तो आपके मिस्टेक्स देखे जाते हैं। सबसे पहले आपके मिस्टेक्स देखे जाते हैं कि आपने गलत आंसर कितने मार्क किए हैं। तो अगर आपने ज्यादा मिस्टेक किए हैं तो आपका रैंक ऑब्वियसली आपके दोस्त से नीचे जाएगा, और अगर आपने कम मिस्टेक की है तो आपका रैंक उसके ऊपर चला जाएगा। दो स्टूडेंट को 300 मार्क है और उनमें से एक स्टूडेंट ने ये मार्क्स लाते समय 10 मिस्टेक किए हैं और दूसरे ने 5 किए हैं, तो जिसने 5 किए हैं उसका रैंक ऊपर आने वाला है। और इसमें भी अगर टाई हो जाता है, दोनों ने भी 5-5 अगर मिस्टेक किए हैं, तो आपके एंटायर बीएमएस के करियर में जितने आपको मार्क्स मिले हैं वो वहां पे कंसिडर होंगे। आपको अगर ज्यादा मार्क्स है तो आप आगे जाओगे, आपके फ्रेंड को अगर ज्यादा मार्क है तो वो आगे जाएगा। अगर उसमें भी दोनों का भी टाई हो जाता है तो जिसका एज ज्यादा रहेगा उसको ऊपर की रैंक दी जाएगी। ये टाई ब्रेकिंग का रूल आपको याद रखना है। इसके बाद में जो स्टूडेंट जिनके पास ओबीसी का कैटेगरी सर्टिफिकेट तो है लेकिन नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट नहीं है, तो उन्होंने क्या करना है, तो उन्होंने अभी ओबीसी फॉर्म भरना है और आगे एडमिशन के वक्त पर उन्हें नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट जो है वो अवेलेबल करा के देना है। और अगर नॉन क्रीमिलियर तब भी वो अवेलेबल नहीं करा सकेंगे तो उनका एडमिशन जो है वो ओपन कैटेगरी से होगा। इसलिए समय रहते ही आपको नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बनवा लेना है, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद में फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त एक अपार आईडी, इस प्रकार का एक नया एक टैब वहां पे ओपन हुआ है। तो ये अपर आईडी मतलब क्या है, तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री करके ये अपर आईडी है। ये एक 12 अंकों का यूनिक स्टूडेंट आईडी होता है और इसे वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी भी कहा जाता है।
जैसे कि वन नेशन वन इलेक्शन, ऐसे कुछ ना कुछ तो भी चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वैसा ये वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, इस प्रकार का ये आईडी है, 12 डिजिट का ये आईडी होता है। ये आपको कहाँ पे मिल सकता है, तो यह आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स इसमें आपको मिल सकता है, या फिर आपके डिजी लॉकर से ये जुड़ा हुआ हो सकता है। देखिए, अगर आपको डिजी लॉकर या फिर आपके एकेडमिक बैंक क्रेडिट से भी ये नहीं मिलता है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फॉर्म भरते समय अगर आप अपर आईडी का ऑप्शन चूज नहीं करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अपर आईडी भरना कोई कंपलसरी बात नहीं है, ये चीज आप जान लीजिए, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपर आईडी मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं भी मिलता है तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि अपर आईडी के बारे में इफ अवेलेबल यस आई हैव अपर आईडी कर सकते हो, और नो आई डोंट हैव अपर आईडी करके आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों में टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस प्रकार से ये नोटिफिकेशन आया है। कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है ये मैंने आपको बता दिया है, फीस कितनी है वो भी मैंने आपको बता दिए है, और जो जो चीज़ों का आपको डाउट था वो भी यहाँ पे क्लियर हो चुका है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ एनेक्जर्स दे दिए है। अगर आपको पेमेंट करते वक्त एक्स्ट्रा के पैसे नहीं भरने हैं तो आप सीधा जाके यूपीआई से पेमेंट कीजिए, यहाँ पे नील चार्जेस है। नेट बैंकिंग से अगर आप करते हो तो 5 रुपये प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा चार्जेस हो सकते हैं आपको, कैनरा बैंक में तो और 13 रुपये प्लस जीएसटी जाएगा। डेबिट कार्ड में भी कोई चार्जेस नहीं लगने वाले हैं, क्रेडिट कार्ड में भी आपको थोड़े ना थोड़े बहुत आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। तो सबसे सेफ ऑप्शन क्या है, तो यूपीआई, यहाँ पे कोई भी आपको चार्जेस नहीं भरने हैं। जो भी आपको 2750, 2700 या फिर 2450 या फिर 1800, जिस भी कैटेगरी के अंदर आपको, उस प्रकार से आप पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं।